जय हिंद। आज से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में जो है पहला क्वेश्चन जो आता है वो संविधान है क्या। तो संविधान जो है एक सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून है। संविधान जो है वो वहाँ के रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर समान तरीक़ा से जो लगे उसी को संविधान कहते हैं। जैसे कि देखते हैं कि आप अगर हम घर में आते हैं तो घर में भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि इतने बजे से पहले आ जाना, शाम में बाहर नहीं जाना, रात में टहलना नहीं, दिन में क्या क्या करना है, ये सब लिखा नहीं है, लेकिन ये सब पता रहता है कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं गार्जियन। उसी प्रकार अगर हम जैसे रूम भाड़ा लिए रहते हैं तो वहाँ भी पता लगता है कि क्या उनका प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उसी के तहत हम रह सकते हैं। जिस प्रकार किसी अगर आप जेंडर मेल हैं तो किसी महिला मित्र को नहीं ला सकते हैं, महादेवी को लाना अलाउ नहीं है, किसी दोस्त को वहाँ नहीं ला सकते हैं। बल्कि उन लोग का क्राइटेरिया 8 बजे से पहले घर आ जाओ, 8 बजे के बाद आओ, कहाँ थे, इतने बजे तक पंखा जाने के बाद रूम बंद होना चाहिए, रोज़ का रोज़ सफाई होना चाहिए। तो ये सब लिखा नहीं है, लेकिन ये सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक देश को चलाने के लिए एक ऐसा लिखित दस्तावेज की ज़रूरी है जिसको सभी कोई फॉलो करे। इसी के तहत जो है संविधान को लिखा गया। और एक देश को चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। एक देश को चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता होती है उसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान है क्या? तो संविधान जो है जो सभी के लिए बराबर हो। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, या कोई मंत्री है, कोई विधायक है, या कोई आम जनता है, सभी पर वो समान लगता है, वो सभी पर समान लगता है। वहाँ के प्रत्येक नागरिक पर जो संविधान समान रूप से लागू हो, उस लागू होने वाले कानून को संविधान कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली एक भाषा में बोला जाए कि संविधान है क्या, तो संविधान जो सभी पर समान बराबर कानून लगे उसे ही हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। किसका है? भारत का है, अपना भारत का है। सबसे पहला लिखित संविधान और सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका ने 1785 में अपना संविधान लिख चुका था, लागू 1789 तक हो गया था। तो सबसे पहला जो संविधान लिखा था वो अमेरिका का है। वो किसने लिखा था? तो अमेरिका ने लिखा था। किसने लिखा था? अमेरिका ने लिखा था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे छोटा संविधान किसका है, मतलब कि किस देश का सबसे छोटा संविधान लिखित है, बड़ा तो भारत का है। सबसे पहले लिखा कौन गया? तो अमेरिका। और सबसे छोटा संविधान किसका है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो यूरोप में एक देश है, यूरोप जो महादेश है उसमें एक देश है, उसका नाम मोनाको है। मोनाको जो देश है इसका जो है सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर बात किया जाए कि अलिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का जो संविधान है वो क्या है? अलिखित है। अलिखित मतलब ये नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि अलिखित है मतलब कि उसमें कुछ लिखा ही ना हो, ऐसा नहीं है। उसमें जो लिखित है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात लिखा नहीं है। संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत होती है। संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत होती है। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान लिखा है इसके लिए कोई भी संविधान सभा की बैठक नहीं हुई, इसीलिए इसके संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं है
कि ये इसका संविधान जो है वो अलिखित है, मतलब कि लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है लेकिन इसके संविधान को लिखने के लिए किसी प्रकार का संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का कैसे गठन हुआ। तो इसके संविधान लिखने के लिए कोई भी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। इसीलिए इसके संविधान को क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अगर बेसिकली बात किया जाए कि भारत का संविधान का रूल कहाँ से आया, मतलब कि कहाँ से संविधान का हमारा आरंभ हुआ, तो देखिए जब तक राजा रहता था तो राजा सर्वोपरि होता था। मतलब कि राजा जो रूल लगाया हुआ है वो रूल अगर राजा पर, मान लीजिए राजा मृत्यु दंड लगाए कि कोई चोरी करे तो उसका दंड मृत्यु दंड है। तो अगर मान लीजिए धोखा से चोरी करते या कुछ अति पकड़ा जाए या उस पर आरोप लग जाए तो उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा। तो ये जो है मतलब कि उस राजा के अंदर में है, राजा जो चाहे उसमें कर सकता है। राजा अपना बनाता था और चेंज करते रहता था। तो ये सब बेसिकली संविधान का कोई ऐसे महत्व नहीं है। हमारे संविधान का आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे कैसे उसके बारे में आरंभ हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा संविधान आरंभ कहाँ से हुआ। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो हमारा संविधान जो है वो 1600 में एक ब्रिटिश में जो इंग्लैंड है वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय जो है वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। 1600 में इस कंपनी का गठन हो गया और इस कंपनी को कहा गया कि जाइए आप एशिया और भारत, आपको जैसा कि पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा खोजा और उसके बाद धीरे धीरे 1600 में ये कंपनी की स्थापना हुई। और उस समय इनको कहा गया कि जाइए आप एशिया और भारत पर व्यापार करने चले जाए। एलिजाबेथ ने इनको आदेश दिया जो जाइए और महादेशों पर अपना व्यापार कीजिए। इन्होंने एक फारनामा, मतलब कि एक चिट्ठी रूप में वो लेके और 1608 में जिससे अनुमति मांगने गया, मतलब कि 1608 में हॉकिंस एक अंग्रेज जो था, प्रथम अंग्रेज जो अगर पूछा जाए भारत में, ये हॉकिंस था। जो हॉकिंस जो जब 1600 ईस्वी में इस ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत पर मुग़ल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था। तो इनको भी लगा कि 1600 में मतलब कि मुग़ल में अकबर है, और इन्होंने क्या किया कि अकबर के नाम का चिट्ठा लेके और पहुंचा 1608 में हॉकिंस। जब 1608 में हॉकिंस पहुंचा तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा जहांगीर 1605 पे गद्दी पे बैठ गया। और इन्होंने उसका खत जो लेकर 1608 में हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर को पहले से गुस्सा था अपने पिता पे कि उसका पिता जो क्या कहते हैं कि उसको राजा ने बनाया था और वो 1603 में विद्रोह कर दिया था। तो वैसे ही पिता मर गया 1605 में, उसके बाद वो राजा बना। और ये जो आके उसके दरबार में अकबर जी का कहानी सुना रहा था। और अब जाहिर सी बात है, राजा है कौन? जहांगीर को बुरा फील हो गया कि राजा हम है तो तुम मेरे नाम का खतनामा लेता ना। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली उसको कुछ नहीं कहा, इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। इसका ज्ञान देखा कि ठीक है तुम्हारे पास ज्ञानवान तो काफ़ी अच्छा है, एक काम करते हैं तुमको इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं। तो हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। इंग्लिश खान की उपाधि दे दी और कहा जाओ आपको व्यापार करने की अनुमति भारत में नहीं मिल सकती है, और इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। 1615 में
टॉम स्रॉ, एलिजाबेथ ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, उस बार गलती हो गया ना, मतलब कि जाहिर सी बात है था जहांगीर और हम अकबर के नाम का अथी भेज दिए चिट्ठी, इस बार जहांगीर के नाम का चिट्ठी भेजना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि टॉम स्रॉ को चिट्ठी बनाकर फिर से और अब जहांगीर के दरबार में भेजा। अब जहांगीर के नाम के था तो जहांगीर ने टॉम स्रॉ को व्यापार करने की अनुमति दे दी, व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापार करने की अनुमति इसको मिल गई और ये आराम से बेचारा व्यापार व्यापार कर रहा था। दिन चलते गए, इसके बाद शाहजहाँ आया। शाहजहाँ के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब आया। औरंगजेब के समय इस दोनों में विवाद होने लगा। अब अंग्रेज़ और औरंगजेब में विवाद होने लगा और औरंगजेब एक पागल कुत्ता की तरह किसी को नहीं छोड़ता था। वो एक ऐसा ही बादशाह था, मुग़ल बादशाह, जिन्होंने अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूला था, वो औरंगजेब था। जजिया कर जो होता है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, जो मुस्लिम धर्म के नहीं होते उनसे उनकी सुरक्षा के लिए एक कर है, उसका नाम जजिया कर है और वो वसूला। वो 1779 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। उससे पहले जजिया कर को अकबर ने बंद कर दिया था और पुनः इन्होंने जजिया कर को लागू कर दिया और इन्होंने अंग्रेज़ों से भी वसूला। अंग्रेज़ों को बहुत मार मारे, ये किसी को छोड़ते ही नहीं थे। इधर मराठा को भी लमसम मराठा को नाश कर दिए थे, इधर राजस्थान भी लमसम समाप्त था। लेकिन हुआ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कोई भी अच्छा बादशाह नहीं आया। उसके बाद कोई भी अच्छा बादशाह नहीं आया और धीरे धीरे क्या हुआ कि इधर मुग़ल वंश जो है वो अब योग्य शासक नहीं आ पाने के कारण अब ये अपना अस्तित्व जो है वो खोते जा रही थी। और इधर मराठा में बाजीराव प्रथम जो आए काफ़ी अच्छे पेशवा थे और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा विस्तार किया। उसके बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव प्रथम वो आया और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया और मराठा एक नई शक्ति के रूप में उभरा। ये सब चल ही रहे थे कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली, अफ़गानिस्तान का शासक, उन्होंने आक्रमण कर दिया और इसमें इधर से मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों सेनापति पानीपत के 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध में इधर उधर से अहमद शाह अब्दाली और इधर से पेशवा सदाशिवराव दोनों के बीच युद्ध हुई और इसमें पेशवा बुरी तरह से हार गए। और इसमें पेशवा का हारने का मेन कारण था, दिक्कत थी कि पेशवा जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उनको लगने लगा कि अब ये अब्दाली क्या करेगा, इतना को तो पीट ही दिया है, मुग़ल बादशाह मेरे डर से कुछ नहीं बोलता है, जहाँ निकलते हैं गद्दी छोड़ के भाग जाता है। तो इनको लगने लगा था कि अब इनके अथी में मतलब की टक्कर में कोई नहीं है और इन्होंने अब ज़्यादा सेना के जगह ज़्यादा रंग और ज़्यादा महिलाओं को लेकर साथ में जाते थे कि इनको पता था कि युद्ध तो हमसे कोई करेगा नहीं, हारना वो तो हार ही जाएंगे। और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है वो 1761 का पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध हार गया। तृतीय युद्ध में बहुत ज़्यादा मराठा भागकर राजस्थान की ओर शरण लिए। बहुत से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बहुत सौ को बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान ले गया गया। अब्दाली को भी कुछ इससे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 1761 में जब ये बात बालाजी बाजीराव पेशवा को पता लगा तो ये सदमा को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर एक इतिहासकार सिडनी ओपेंस का कहना था कि 1761 का युद्ध ये तो नहीं निर्धारित कर पाई कि भारत पर अब किसका शासन होगा, पर यह जरूर निर्धारित कर दी कि भारत पर अब किसका शासन नहीं होगा, और वो थे पेशवा। अब मराठा का शासन नहीं होने वाला था।
इधर क्या हुआ, बिहार बंग ये वाला पोर्शंस ये बंगाल में उस समय यहाँ का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच एक ब्लैक होल की घटना हो जाती है और उसमें लमसम 40-50 अंग्रेज मर जाता है। और इसी के अथी में आकर 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में इधर से उधर इस पर अभी बंगाल पर जो है वो सिराजुद्दौला है। बंगाल का नवाब जो है वो सिराजुद्दौला है। इसका जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था। इधर से अंग्रेज 1757 में हुगली नदी के किनारे, एक हुगली नदी पड़ती है वहाँ पे प्लासी के जगह पर, उसी के जगह पर 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहा नहीं जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी डूबी वहाँ थी जहाँ पानी कम था। कुछ ऐसा ही हुआ था इनके भी साथ। हुआ क्या कि मीर जाफ़र जो था वो धोखा दे दिया। अंग्रेज ने इसको ये कहा कि अगला नवाब हम आपको बना देंगे और आप क्या कीजिए, कैसे भी सिराजुद्दौला को ख़त्म करवाइए। और मीर जाफ़र नवाब बनने के लोभ में आकर सिराजुद्दौला को मरवा देता है। युद्ध के मैदान से वापस जाते वक्त सिराजुद्दौला को कहता है आप जाइए, इस अंग्रेज़ को हम देख लेंगे, आप महाराज ही छोटा मोटा युद्ध में आ गए। और इस तरह कहकर सिराजुद्दौला को घर भेजवाता है और उसी रास्ते में ही उसकी हत्या करवा देता है। और बिना युद्ध, मतलब नॉर्मली युद्ध बिना लड़े ही मीर जाफ़र और इधर से अंग्रेज में जो था उस समय रॉबर्ट क्लाइव, दोनों में संधि हो जाती है, मतलब दोनों मिल जाते हैं और बंगाल पे अब अंग्रेज का शासन आधिपत्य खड़ा हो जाता है। 1757 में आधिपत्य खड़ा हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई किसी को शासन बनवाता है, किसी को शासक बनवाता है तो उसके हाथ का कठपुतली हो जाता है। मीर जाफ़र भी वैसे ही था। मीर जाफ़र को उसने एक कठपुतली के रूप में उपयोग करना चाहा। अंग्रेज़ किसी का नहीं है, ना तो हमारा है और ना वो अपने का भी है। ये उनको कठपुतली के रूप में उपयोग करने लगे थे। मीर जाफ़र इसे तंग आते गया। जब अंग्रेज़ को लगा कि मीर जाफ़र जो है ये इसकी बात नहीं मान रहा है, बल्कि इसकी बात में आनाकानी कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इसके जो दामाद थे उनका नाम था मीर कासिम। तो इनको हटाकर और इनके दामाद मीर कासिम को इसके जगह पर शासक बना दिया। और चल रही थी बात ऐसे ही। कुछ दिन बाद मीर कासिम भी इस अंग्रेज़ों की इस आदत से तंग आ गया और उन्होंने राजधानी बंगाल से ले जाकर अपने इस बिहार के मुंगेर में, इस बिहार जो है इसके मुंगेर में स्थापित किया। और बिहार के मुंगेर में उन्होंने बंदूकें, बल्कि हथियार बनाना तैयारी कर दिया, हथियार बनाना। और जब इस बात की खबर अंग्रेज़ को लगी कि मीर कासिम वो हथियार बना रहा है, तो उनको लगा कि कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए मीर जाफ़र को पुनः कहा कि तुम बैठ जाओ, नवाब बन जाओ, और मीर कासिम को भगा दिया। अभी भी आप देखिएगा तो मुंगेर का बंदूकें, कट्टा, ये सब अभी भी चलती है और वो उसी समय से चल रहा है।
मीर कासिम को हटाकर पुनः किसको स्थापित कर दिया? मीर जाफ़र को स्टार्ट कर दिया। फिर से मीर जाफ़र बैठ गया गद्दी पर। मीर कासिम चुप नहीं बैठा, इन्होंने क्या किया कि यहाँ दिल्ली के नवाब उस समय जो है मुग़ल एम्पायर वो शाह आलम द्वितीय थे, और यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में अवध। यहाँ अवध के राजा शुजाउद्दौला थे। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में अंतर है। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे, और शुजाउद्दौला जो है वो अवध के नवाब है। तो 1764 का युद्ध एक हुआ। मराठा इसमें इसलिए नहीं भाग लिए कि मराठा जो 1761 के युद्ध में इतना बुरी तरीक़े से हारे थे कि अब मराठा की रीढ़ ही टूट चुकी थी। अब मराठा पुनः अपने आप को संभालते, तब तक अंग्रेज आधिपत्य जमा चुका था। 1764 का युद्ध जो है ये बिहार के बक्सर में हुआ। मीर कासिम जो है ये गया डायरेक्ट दौड़ के आती अवध के नवाब तर। अवध के नवाब को बताया कि ये कहानी है, जो अंग्रेज बंगाल पे कब्जा कर लिया, हमको भगा दिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला कहे ठीक है कोई बात नहीं, इस अंग्रेज को दिखाते हैं हम क्या करते हैं, हम दोनों तो हैं ही, मुग़ल को भी ले लेते हैं, शाह आलम द्वितीय को भी ले लेते हैं, तीनों को मिल के आक्रमण करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, इन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया था। इसमें मुग़ल सम्राट उस समय वो शाह आलम द्वितीय था। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब जो है वो शुजाउद्दौला था, और अपदस्त मतलब भगाया हुआ मीर कासिम बंगाल का नवाब। ये तीनों की सेना संयुक्त रूप से 1764 के युद्ध में बिहार के बक्सर में एकत्रित हुई। ये बिहार का बक्सर एक ज़िला है, अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा ज़िला है। तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। उधर से जो है अंग्रेज़ की तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो था, और इनके तरफ से संयुक्त सेना तीनों की, जिसमें मुग़ल, अवध और बंगाल तीनों के सेना, और उधर से अंग्रेज़, और शायद कह सकते हैं कि उस समय अंग्रेज़ की भाग्य भी साथ दे रहा था, और उन्होंने 1764 का युद्ध जीत लिया। 1764 का युद्ध भी अंग्रेज़ जीत गए। इस युद्ध के जीतने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अब ये निर्धारित हो चुका था कि अब कोई भारत पर शासन करेगा तो अंग्रेज़ थे। ये युद्ध ने निर्धारित कर दिया कि अब कोई जो है अगर अब शासन करेगा भारत पर तो अंग्रेज़ है, क्योंकि इधर दिल्ली ख़त्म है, अवध ख़त्म है, बंगाल ख़त्म है, मराठा जो है ये वाला पोर्शन पहले ही एकदम शक्तिविहीन हो चुका है, क्योंकि तो ये जो है 1761 का पानीपत का युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार चुके थे। अब पूर्ण रूप से यहाँ बंगाल में अंग्रेज का आधिपत्य जमने लगा। जब शाह आलम द्वितीय हारे तो 1765 में अंग्रेज ने शाह आलम द्वितीय से उत्तर प्रदेश की एक जगह इलाहाबाद पड़ती है, प्रयागराज, जिसका अभी नाम प्रयागराज पड़ गया है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके, तो इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद की संधि किया, यहाँ पे इलाहाबाद पड़ती है, प्रयागराज। 1765 में इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज थे। इस संधि में कहा गया कि आप हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कर वसूलने का, मतलब कि दीवानी अधिकार, कर वसूलने मतलब कि उसका कर जो है वसूलने का अधिकार आप हमको दे दीजिए, कर वसूलने का अधिकार हमको दे दीजिए।
ये 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई। तो ये पृष्ठभूमि थी। अब इसके बाद भारत पर लमसम अंग्रेज का शासन हो चुका था। अब जो है इंग्लैंड से अब रेगुलेटिंग एक्ट आएगी। अब कंपनी को बांधने की कोशिश की जाएगी कानून के तहत, वो अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब देखते हैं उसको। अंग्रेज को डर हो रहा था कि मतलब कंपनी अपना मनमर्जी चला रही है। मतलब जैसे अगर भारत का कोई कंपनी है जैसे रिलायंस है, और रिलायंस अगर किसी देश पे जाके आधिपत्य कर ले तो जाहिर सी बात है, अगर भारत सरकार चाहेगी कि कंपनी का अधिकार ना हो, डायरेक्टली हमारा अधिकार, कि तो अगर कंपनी को इतना अधिकार नहीं दे देना चाहिए कि वो शासन करने लगे। तो इसी को कम करने के लिए जो है अब एक्ट आने लगी। इसी में फर्स्ट एक्ट जो है, पहला एक्ट, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पहला बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या क्या हुआ और इस एक्ट को लाने का क्या कारण था, ये पहले देखिए कि इस एक्ट को लाने का क्या कारण था। इस एक्ट को लाने का कारण था कि भारत के बंगाल में, पहले का मैप बना लेते, बिना मैप का ना समझाना बहुत ज़्यादा टफेस्ट होता है। ये जो है बंगाल है, ये बंगाल है। 1769 से 70 में बंगाल में भारी अकाल पड़ी हुई थी। 1769 से 70 में भारी अकाल पड़ी हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ द्वैत शासन लगा दिया था। एक तो अंग्रेज लूटते ही थे और ऊपर से नवाब जो थे वो अलग ही टैक्स उछलते थे। अकाल अलग है, द्वैत शासन अलग है, जनता आक्रोश हो गई थी। अंग्रेज को लगने लगा था कि अब ज़्यादा दिन तक हम शासन ऐसे अगर करेंगे तो जनता विद्रोह कर देगी और ज़्यादा दिन तक शासन नहीं हो पाएगा, और हम जो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा दिन तक शासन करें। अंग्रेज ये नहीं कहते थे कि हम आप पे शासन कर रहे हैं। उनका कहना था कि आप विकसित नहीं हैं और हम डेवलप हैं, तो हम आपको डेवलप करने आए हैं, हम आप पे शासन नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे आप विकसित होइएगा। और आज भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वैसे ही कर रहे हैं। आज देखिए तो फटा हुआ जीन्स, वो उन्हीं का माइंड गेम है उन लोग का, और उसी के तहत कर रहे हैं। हमारी कल्चर को ख़राब बताकर अपनी कल्चर में उतरवाना उन लोग का अथी है। तो उसी प्रकार उस समय भी था। उनका ये नहीं कहना था कि हम आप पे शासन कर रहे हैं, नहीं, हम आपको सभ्य बना रहे हैं, आप सभ्य नहीं है। जबकि उसको सीखना चाहिए कि अफ्रीका में भली मानव का उत्पत्ति हुई। मानव जो सभ्य हुआ था वो एशिया में हुआ था, और वो यूरोप वाले ये सिखा रहे थे कि आप सभ्य नहीं है। जहाँ तक बात है इस समय शिक्षा की ज़्यादा तक होती है कि अंग्रेज, बेसिकली हम ये मानने के लिए भी तैयार हैं कि अंग्रेज शिक्षा में हमसे कई ज़्यादा आगे थे और आगे हैं। तो उसी के कारण ये शासन कर पाए। तो 1769 से 70 के बीच बंगाल में भयानक अकाल पड़ी हुई थी, और उसी समय यहाँ के जो अधिकारी सब थे, अंग्रेज सब वहाँ से, वो अब क्या कर रहे थे, खुद का ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको कतई चिंता नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बूढ़े बच्चे
ये सब अब घूस लेने लगे थे, तोहफा लेने लगे थे और अपना निजी व्यापार करने लगे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी डूबे जा रही है। तो इसको कंट्रोल करना था। दूसरी बात थी कि उसी समय ये जो है एक यहाँ पर भी अंग्रेज का कंट्रोल हो गया था, इसको मद्रास कहा गया था। और यहाँ जो था इसको बम्बई कहा गया था। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई, मद्रास, बंगाल और बम्बई, ये तीन जगह, तीन प्रेसिडेंसी में इनका जो है आधिपत्य जम चुका था अंग्रेज का। और इस तीनों को जो कंट्रोल कर रहा था वो इंग्लैंड के संसद में एक अथी बैठती थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको किसी से झगड़ा उगड़ा होता था ये डायरेक्ट इसको खबर करता था, इसको किसी से झगड़ा होता था ये डायरेक्ट खबर करता था, इसको झगड़ा होता था ये डायरेक्ट खबर करता था इसको। और ये तीनों अपने आप में कोई संबंध नहीं रख रहा था। तो अंग्रेज़ को लगा कि अब तीनों एक एक बार आके और सब हम ही पर कर रहा है, किसी से लड़ गया, कभी उधर मराठा पीट दिया तो इधर कभी निज़ाम पीट दिया तो उधर कोई बंगाल में पीट दिया, तो ऐसे पिटाते रहता था ये सब। और ये सब जब भी पिटाता था तो कहता था वहाँ जो पिटा रहे हैं सेना भेजिए, पैसा भेजिए, लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हम भगा देगा हमको। तो अंग्रेज को वहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा भी कि इन लोग का एक जो है मेन यहाँ पर किसी को स्थापित कर दिया जाए ताकि ये छोटा मोटा जो झमेला है ये अपने में समेटे और मेन मुद्दा एक आदमी हमको दे, तीनों न दे। और एक दूसरे का साथ भी देगा तो जाहिर सी बात है दूसरे देश में जाकर या हम जब दूसरे जिला अगर राज्य से बाहर भी जाते हैं या देश में जाते हैं तो चाहते एकता रहे, अपने जो बगल वाला है तो साथ देता है। तो उसी प्रकार उनका कहना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के समय अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। यहाँ पर भी गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था और यहाँ भी गवर्नर था, तीनों का गवर्नर था। इन एक्ट के तहत जो पहला काम हुआ वो कहा कि बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय वारिंग हेस्टिंग्स, उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो वारिंग हेस्टिंग्स थे, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी एक्ट के तहत। वारिंग हेस्टिंग्स जो थे वो अगर इंग्लैंड से आए थे तो उस समय एक कलर के रूप में आए थे बंगाल में और धीरे धीरे अपनी योग्यता के दम पर वो गवर्नर बने और फिर से गवर्नर जनरल तक गए। तो 1773 में उसे बंगाल में जो है तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इन दोनों को गवर्नर ही रहने दिया गया। और इन दोनों को यह कहा गया कि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमको नहीं, इसको जाके कहिए और ये आपकी समस्या को निपटाएगा। इसकी के तहत प्रथम जो था वो गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने वाला अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारिंग हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारिंग हेस्टिंग्स था। वारिंग हेस्टिंग्स था। समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जाए तो उस पर एक पॉज वाला बटन होता है, टिप दीजिए, थोड़ा देर बाद देख लीजिए कीजिएगा। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी के तहत यह कहा गया
कि कोई भी अधिकारी अब अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, निजी व्यापार नहीं करेगा, किसी प्रकार का तोहफा नहीं लेगा और किसी प्रकार का रिश्वत नहीं लेगा। निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, तोहफा नहीं ले सकते और रिश्वत नहीं ले सकते, कारण कि ये लोग अपना निजी व्यापार करते थे और तोहफा लेते थे, घूस लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बुरे जा रही है और इस अधिकारियों सबके पास अलेल पैसा है, तो इसको कम तो करना था। और जो वहाँ बैठा हुआ है वो इसको इसलिए तो नहीं भेजा है कि जाके तुम अपना अति करो, तुम कंपनी के थ्रू गए तो कंपनी का ज़रूरी है ना, कंपनी को बढ़ाओ, अपना थोड़ी जेब भरना है, कंपनी का जेब भरने के लिए लोग को भेजा था।